हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन यानी विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग अपने नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं, जिसको आप लोग काइंड्स भी कह सकते हो, जिसको हम लोग काइंड्स भी कह सकते हैं, काइंड्स एंड टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, जिसको सिंपल भाषा में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बिजनेस के बेसिकली आपके 5 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है ना। दूसरा होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा होता है पार्टनरशिप। चौथा होता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड पांचवा होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो कि आप जानते होंगे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की बात करता है। तो हमको इन सब बिजनेस के फॉर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है एंड इनकी मीनिंग क्या होती है, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनके एडवांटेज और इनके डिसएडवांटेज, और कहीं कहीं पे इनके भी टाइप्स को हम लोगों को पढ़ना है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ये जो लेक्चर आपका है ये आपके बीकॉम और एमकॉम सेमेस्टर एग्जाम के ही, आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट इसमें चीजें आपको प्रॉपर बताई जाएंगी सेमेस्टर के एग्जाम से। ठीक है, ये चार्ट को हम लोग एंडिंग में देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पहले अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में। तो अपना पहला जो फॉर्म बिजनेस है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, उस जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। भाई ये है अपना पहला बिजनेस। ठीक है दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप रिफर टू फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो कि एक इंसान कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड हु इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट इसी का होता है। एंड बियर और द रिस्क, पूरा रिस्क भी इसी का होता है। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें सारा प्रॉफिट और सारा रिस्क एक ही इंसान का होता है। द वर्ड सोल का मतलब होता है ओनली एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो सोल मतलब हैंस सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। यही एक बंदा होता है जो बिजनेस का ओनर होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर ओनर एक ही होता है, सारा प्रॉफिट इसी का होता है, ओन मैनेज कंट्रोल यही करता है, प्रॉफिट भी इसी का होता है और रिस्क भी इसी का होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, रिटेल शॉप हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, हेयर सैलून हो गया एंड रेस्टोरेंट हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई, आप इसको देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे इसका फीचर बताया गया है कि भैया इसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछता है आपसे व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आप उसका फीचर भी बताओगे ही बताओगे। तो पहला इसका फीचर होता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब इसको स्टार्ट करना और बंद करना। दोस्तों, इसको स्टार्ट करना और बंद करना बहुत ही आसान काम है, मतलब कि नो सेपरेट और कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया है। डैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको गवर्न किया जाए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। ओके, हाइडी एनी लीगल फॉर्मेलिटी, कोई मतलब कहने के ये बहुत कम है कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी हो। ठीक है ना, रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब बहुत कम है। ठीक है ना, लेकिन किसी किसी केस के अंदर लाइसेंस लेना पड़ता है, किसी किसी केस के अंदर लाइसेंस लेना पड़ता है, वरना बेसिकली किसी भी सोल बिजनेस के अंदर आपको कोई भी लाइसेंस या परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो लाइबिलिटी होती है दोस्तों, जो बिजनेसमैन की लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। इसका मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो बिजनेसमैन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है उधार चुकाने का ये। ठीक है ना, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भैया उधार चुकाना पड़ता है। ठीक है ना, सेल आउट करनी पड़ती है। ओके, सिंगल ओनर, केवल एक ही ओनर, जिसको में वन मैन शो होते हैं। वन मैन क्या करता है, सामान बनाता है, बेचता है, सब कुछ वही करता है। ठीक है, सो रिस्क बियर एंड द प्रॉफिट रेसिपिएंट, मतलब ये एक ही बंदा है जो सारा रिस्क भी लेता है एंड प्रॉफिट भी यही इंजॉय करता है। ठीक है, कंट्रोल, सारा डिसीजन भी इसी के हाथ में होता है, कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं करता है। नो सेपरेट एंटिटी, इसकी खुद की अपनी पहचान होती है। ओनर एंड बिजनेस आर दी सेम पर्सन। ठीक है, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, अगर बिजनेस को कुछ हो जाए, है पे तबीयत खराब हो जाए, पैसे की दिक्कत आ जाए, तो बिजनेस तक बंद हो सकता है। लिमिटेड एरिया, इस बिजनेस का साइज हमेशा स्मॉल होता है। ठीक है, तो आपको फीचर्स पता चल गए। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो एडवांटेज है इसमें है क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बहुत तेजी से लेता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंस से आती है भैया, बिजनेसमैन के पास रहती है, कहीं बाहर नहीं आती। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बिजनेस को स्टार्ट करना बंद करना बहुत आसान काम है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्ट इंसेंटिव, पूरा पैसा इन्हीं को मिलता है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, इसमें मतलब बिजनेस में अपनापन होता है, इस बिजनेस के अंदर अपनापन होता है। ठीक है ना। ओके, ये बिजनेस बहुत ही इकोनॉमिकल है एंड इस बिजनेस में मोर, इकोनॉमिक का मतलब होता है दोस्तों सस्ता, ये बिजनेस बहुत ही क्या है, सस्ता है। ठीक है ना, इसको याद रखना। मोर पर्सनल टच, इसमें ज्यादा पर्सनल टच होता है बिजनेस के अंदर। फ्रीडम होती है दोस्तों बिजनेस के अंदर, आप जो चाहे वो कर सकते हो। बेनिफिट ऑफ एंसेस्ट्रियल गुडविल, इसमें आपके पूर्वजों की गुडविल नाम आपको बहुत फायदा देता है। एंड सोशल एडवांटेज, आपके आसपास के लोग आप ही के आएंगे सामान खरीदने। इलास्टिक, मतलब कि जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, बिजनेस को अपने हिसाब से यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये एडवांटेज हो गया। अब आते हैं डिसएडवांटेज के ऊपर। पहला है लिमिटेड रिसोर्स, कितना भी करियो इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, कैपिटल से लेके हर एक चीज आप लिमिटेड ही लगा पाओगे।
ओके। उसका अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। तो ये बहुत दिक्कत की बात है भैया, नुकसान होगा तो पर्सनल प्रॉपर्टी बिकने तक पे आ जाएगी। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, लाइफ बिजनेस की बहुत लिमिटेड होती है। लॉस इन अब्सेंस, बिजनेस पे अगर आप नहीं होगे तो लॉस होगा। लिमिटेड क्रेडिट फैसिलिटी, आपको उधार कम मिलता है, आप कम दे भी सकते हो। लिमिटेड एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन, आप बिजनेस को ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाओगे, ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं कर पाओगे। एंड एक ही बिजनेस, एक इंसान के अंदर सारी मैनेजर एबिलिटी नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका था सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, ठीक है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा तो आप इसको अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे बिजनेस के ऊपर जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस दोस्तों, ठीक है। हमको बेसिकली यहाँ पर नॉलेज गेन करना है कि होता है कि आपसे पूछेगा सिंपल, जितना आप लिख सको एग्जाम में उतना आपके लिए सूटेबल होता है। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसके केवल पॉइंट्स को नहीं लिखोगे, अगर एडवांटेज पूछ देता है सोचो कि कितने सारे पॉइंट्स हो गए हैं, मतलब कि आप इसको चाहो तो बाहर करके लिख देना कि क्विक इन स्टोर बिजनेस द डिसीजन इज वेरी क्विक। अब ये इसमें आप क्या ही लिखोगे बताओ जरा? क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब इसमें लिख सकते हो कि ऑल द इन्फॉर्मेशन आई विद इन दी सोल प्रोप्राइटर, सारा इन्फॉर्मेशन सोल प्रोप्राइटर के हाथ में होता है तो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाती है। तो इसको थोड़ा सा एक एक लाइन आप चाहो तो बाहर के लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो ये चीजें आपको कर सकते हो चाहो तो। अब दोस्तों ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये क्या होता है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत ही ओल्डेस्ट टाइप का बिजनेस है जो कि इंडिया में पाया जाता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि फाउंड किया जाता है इंडिया के अंदर। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। इट रिफर टू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड कैरिड बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब फैमिली के मेंबर्स इसको चलाते हैं। इट इज गवर्न बाय द, इसको ये चलता है हिंदू लॉ की मदद से, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से, ये कानून की मदद से ये चाहता है। द बेसिस ऑफ मेंबर, अगर आपको इस बिजनेस का मेंबर बनना है तो आपको इस बिजनेस में जन्म लेना पड़ेगा या फिर 3 पीढ़ियों से आप इस बिजनेस से जुड़े होने चाहिए, तभी आज आप इस बिजनेस के मेंबर बन सकते हो, ठीक है ना। इस बिजनेस को कंट्रोल करता है हेड ऑफ द फैमिली, जिसको हम बोलते हैं कर्ता, क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। और दी मेंबर, हर मेंबर के पास में इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रॉपर्टी पे उनका सेम अधिकार होता है, ठीक है ना। एंड जो उनके एंसेस्टर होते हैं पूर्वज, उनको को पेरेंसर बोलते हैं, ठीक है। ये गवर्न होता है हिंदू लॉ 1956 के हिसाब से, हिंदू सक्सेशन एक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। एंड इस बिजनेस को कैरिड करते हैं कौन? मेंबर्स, लोग सब लोग मिलके बिजनेस को चलाता है, पूरी फैमिली बिजनेस को मिलके चलाती है भैया, पूरा खानदान, ओके। एंड ठीक है, अब आते हैं इस बिजनेस के अंदर 2 सिस्टम पाए जाते थे, दया भागा और मिताक्षरा। आज के टाइम पे इन दोनों को हटा दिया गया है। दया भागा में अपने को ये बताया गया था कि ये सिस्टम वेस्ट बंगाल में पाया गया है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही लोग फैमिली के क्या बोलते हैं मेंबर बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मिताक्षरा है वो कि रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, मतलब वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी जो भी जगह वो बच गई, तो वहां पे केवल मेल जो मेंबर होते थे वो मतलब फैमिली बिजनेस के मेंबर बनेंगे। मतलब कि दया भागा था जो कि वेस्ट बंगाल में था, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों लोग बिजनेस में एज अ मेंबर की तरह काम कर सकते थे। लेकिन भैया बाकी दुनिया के अंदर, मतलब बाकी जगहों पे केवल जो मेल था वही फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता था। बट दोस्तों बाद में क्या हुआ, दिसंबर 2004 को एक बिल पास किया गया जिसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड किया गया, जिसमें वुमेन को भी इक्वल राइट दिया गया। तो कहने का मतलब ये है आज के टाइम पे दया भाग का मिताक्षरा खत्म हो चुका है। आज के टाइम पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को इक्वल वोटिंग राइट्स दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेशन दोस्तों। फॉर्मेशन का मतलब क्या है, मतलब कैसे बनता है ये? तो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। एंड बिजनेस की कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिजनेस का कुछ, फैमिली का कुछ बिजनेस होना चाहिए जो कि आपको पूर्वजों से मिला हो। इसमें दोस्तों दिस बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। आपको मेंबर बनना है तो वहां पे जन्म लेना पड़ेगा तभी आप मेंबर बन सकते हो। इसको गवर्न किया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से, इसी के अंदर इसका पूरा कानून बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि भैया इसके अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है। जो बिजनेस के अंदर मेंबर होते हैं, जो फैमिली होती है, उनकी लायबिलिटी होती है दोस्तों लिमिटेड, मतलब उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड, ठीक है ना। लेकिन जो कर्ता होती है उसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, ठीक है। एंड दोस्तों जो कंट्रोल होता है वो होता है कर्ता के पास, मतलब बिजनेस को कौन कंट्रोल करेगा? कर्ता। सारा डिसीजन उसी का होगा एंड उसके डिसीजन को सबको मानना होगा, ठीक है ना। माइनर मेंबर जो होता है वो ऑटोमेटिकली जन्म से ही उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। इस बिजनेस के अंदर 2 टाइप के सिस्टम पाए जाते थे, अब वो खत्म हो गए हैं, दया भागा और मिताक्षरा, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी, अगर मानो कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो भी नेक्स्ट एडेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता की जगह पे आ जाएगा। द बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट, अगर सब लोग चाहें तो मिलकर बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, बिजनेस के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल बनाया जाता है क्योंकि पूरा कंट्रोल होता है कर्ता के हाथ में, तो भैया कोई भी गड़बड़ डिसीजन नहीं होता बिजनेस के अंदर।
कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंट, बिजनेस कभी भी दिक्कत नहीं होती, बिजनेस चलता रहता है। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, भैया वो लोग क्या है, फैमिली के बाकी जो क्या है सेफ होते हैं, उन्हें को कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, भैया इसमें अपनापन बनाया जाता है, ठीक है, सब लोग मिल बांट के बिजनेस को करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों इसका, इसका ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, कितना भी करो ये बिजनेस का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। ओके, इसमें लायबिलिटी कहता कि भैया बुढ़े आदमी की लायबिलिटी क्या हो गई, अनलिमिटेड कर दी तुम लोगों ने, हाँ अब क्या होगा। डोमिनेंस ऑफ करता, कभी कभी करता अपने मन की करता है, कहता नहीं यही होगा। एंड भैया बिजनेस में सबके अंदर बिजनेस को चलाने की स्किल नहीं होती है, तो कभी कभी कोई बच्चा ऐसा पैदा हो गया जो फ्यूचर में जाके बिजनेस को आपके डुबा भी सकता है, ठीक है। ओके, तो हमने दो टाइप के बिजनेस पढ़ी है। अब आता है पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग पार्टनरशिप क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। दोस्तों पार्टनरशिप बिजनेस यहाँ पे बेसिकली होता है कि जिसके अंदर मिनिमम दो पार्टनर, कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए। एंड दोस्तों मैक्सिमम यहाँ पे 100 कर सकते हो, जो कि बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, आपस में शेयर करते हैं और बिजनेस को चलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन पार्टनर, रिलेशन बिटवीन हु है, मतलब लोगों के बीच में, पर्सन्स के बीच में रिश्ता, जिन्होंने एग्री किया है कि बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे। एंड कैरिड बाय और, बिजनेस को सब चलाएंगे या फिर कोई एनी ऑफ देम, कोई एक चलाएगा, एक्टिंग के सबके ही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ बताया गया कि पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप इज द टाइप ऑफ बिजनेस इन विच, जिसके अंदर विच मिनिमम टू पार्टनर, ठीक है, कम टूगेदर, ठीक है ना, आपस में आते हैं, कम टूगेदर स्टार्ट अ बिजनेस, जो कि बिजनेस को स्टार्ट करते हैं एंड शेयर प्रॉफिट विद ईच अदर। तो पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच मिनिमम टू पार्टनर कम टूगेदर स्टार्ट अ बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट विद ईच अदर। ये इसका मीनिंग हो गया दोस्तों, आप इस मीनिंग को चाहो तो याद भी कर सकते हो, बहुत अच्छा मीनिंग है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं फीचर के ऊपर। तो भैया पहला जो फीचर है वो है आपका फॉर्मेशन, ये जो बनता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बनता है। एंड दोस्तों इसके लिए आपको एक लीगल एग्रीमेंट करना पड़ता है, एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। रिस्क बियरिंग, द पार्टनर बियर रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग बिजनेस एज अ टीम, वो एज अ टीम की तरह बिजनेस के अंदर रिस्क को बियर करता है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, बिजनेस के अंदर जितने भी डिसीजन मेकिंग होते हैं, कंट्रोल होता है, वो पार्टनर जो म्यूचुअल कंसेंट से लेते हैं, मिलजुल के लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी, तो पार्टनरशिप इज कैटेगराइज्ड बाय लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगर पार्टनर की डेथ होती है, रिटायरमेंट होता है, इंसॉल्वेंसी डूब जाते हैं, या फिर पार्टनर पागल हो जाता है, तो बिजनेस बंद हो सकता है, ये भी दिक्कत है। नंबर ऑफ पार्टनर, दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर कि द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर तो भैया दो होते हैं, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बात की जाए, ठीक है, तो दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, 100 होते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा के कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए कि एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट मिसलेनियस 2014 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, 50 होते हैं, ठीक है। यहाँ मेंबर की बात की गई है, यहाँ पे पार्टनर की बात की गई है, तो दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम तो है नहीं, ये सेमेस्टर एग्जाम है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ये पार्टनरशिप का बहुत ही अच्छा फीचर होता है दोस्तों, कि पार्टनर अपने ही बिजनेस का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है, मतलब मालिक भी होता है और नौकर भी होता है। ही इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एज वेल एज, भैया क्योंकि उसका एजेंट मतलब कि देखो अगर वो कोई काम करता है, उसका काम दूसरे पार्टनर के ऊपर बाइंड होता है एंड वो मालिक भी होता है। मान लेते हैं कि दो पार्टनर है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर, चौथी मान लेते हैं, ये सी पार्टनर कोई काम लेके आया बिजनेस के अंदर, उस टाइम पे ये बिजनेस का क्या कहलाएगा, एजेंट कहलाएगा, एंड बाकी पार्टनर कहलाएंगे प्रिंसिपल, दोनों लोग, ठीक है ना। और मान लो कि ए कोई काम है क्या आया, तो उस टाइम पे बी और सी कहेंगे प्रिंसिपल, ए कहेगा एजेंट, ठीक है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, दोस्तों मतलब कि कोई भी पार्टनर अपने बिजनेस में अपनी पोजीशन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू एनी पर्सन, बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है, ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है। एंड दोस्तों लास्ट इसका फीचर अटमोस्ट गुड फेथ, कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक दूसरे के प्रति ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, ईमानदारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो बिजनेस नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग देख लेते हैं। तो पहले आपका एडवांटेज है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोज, इसको बनाना, स्टार्ट करना, बंद करना बहुत आसान काम है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स है दोस्तों इसके अंदर, कि मोर कैपिटल, मतलब कि 100 के मुकाबले इसमें ज़्यादा पैसा लग जाता है। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, मान लो कि एक दो पार्टनर थे, एक पार्टनर कोई कांटेक्ट किया, मानो उसने बोला कि हम 10 लाख में आपका घर बना देंगे, किसी से कॉन्टेक्ट करके आया, एंड एक के पास आया, एक से बोला कि हमने कांटेक्ट किया है देखो, तो ये ने बोला भैया ये 10 लाख का नहीं बनेगा, ये तो बनेगा 12 लाख रुपए का, तो भैया अब जो 2 लाख का नुकसान हो जाए वो एक को भी भरना पड़ेगा, तो यही इसमें रिस्क भी होता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क भी शेयर करते हैं। सीकेसी बिजनेस के अंदर मेंटेन रहती है। डिसीजन मेकिंग बैलेंस होता है, क्योंकि कोई एक अकेला डिसीजन नहीं लेता।
डायरेक्ट मोटिवेशन भी होता है बिजनेस के अंदर और डायरेक्ट सबको फायदा होता है, जो काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब कि कोई अपने मन से काम नहीं करेगा, मिलजुल के काम करते हैं, और इनकम टैक्स थोड़ा सा कम देना पड़ता है इस बिजनेस के अंदर। पर्सनल सुपरविजन एंड टच, इस बिजनेस के अंदर पर्सनल सुपरविजन होता है, लोग मिल के काम करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, ये एडवांटेज हो गया। अब आते हैं डिसएडवांटेज के ऊपर। इसमें लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, क्या होती है अनलिमिटेड। एंड दोस्तों इसमें कैपिटल क्या होता है लिमिटेड। इसमें म्यूचुअल एजेंसी का रिस्क होता है, ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी होता है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पार्टनर के मरने पे, डेथ पे, इंसॉल्वेंसी पे, रिटायरमेंट पे बिजनेस में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस इस टाइप के बिजनेस के ऊपर कम होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, बिजनेस में झगड़े के चांसेस भी होते हैं। लैक ऑफ फेथ एंड सीकेसी, इसमें सीकेसी की भी दिक्कत है, पार्टनर छोड़ गया तो वो बिजनेस का सीक्रेट लीक कर देगा बाहर। अनसूटेबल फॉर लार्ज बिजनेस, ये लार्ज बिजनेस की अनसूटेबल होता है। दोस्तों आपके सिलेबस के हिसाब से हमको केवल मीनिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना है, इसके टाइप्स अपने को नहीं पढ़ने, बट हम लोग टाइप्स को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके दोस्तों, काइंड्स ऑफ, पहले तो पार्टनरशिप देखेंगे, कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है। पहला होता है पार्टनरशिप एट विल। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है कि ये जो पार्टनरशिप होती है पार्टनर की इच्छा के ऊपर डिपेंड होती है, जब पार्टनर चाहेंगे तो इसको बंद कर सकते हैं। इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग पार्टनर वांट, एंड वो टर्मिनेट कर देंगे एक नोटिस देके, ठीक है। दूसरा होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है दोस्तों कि पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल, कोई प्रोजेक्ट होता है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद बिजनेस को बंद कर देंगे। एंड वो टाइम पीरियड भी होना चाहिए, मान लो कि एक बनाना है डैम, एक बनाना है डैम बनाना है, तो ये आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो गया, एंड पर्टिकुलर टाइम भी होना चाहिए कि 2 साल के अंदर बनाना है। तो वो जब भी कोई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए एंड पर्टिकुलर टाइम के अंदर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी जैसे ही आपका पर्पस जो फुलफिल हो जाएगा एंड टाइम के अंत या फिर टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जनरल पार्टनरशिप। दोस्तों ये क्या होती है, जनरल पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जहाँ पे लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड होती है एंड ज्वाइंट होती है, ठीक है। द पार्टनर इंजॉय राइट टू पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, एंड हर पार्टनर का एक्ट दूसरे पार्टनर के ऊपर बाइंड होता है, ठीक है दोस्तों। एंड इसमें रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑप्शनल होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, यूनेसी, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो दोस्तों ये सिंपल था पार्टनर जनरल पार्टनरशिप, इसमें बताने की कुछ खास वजह नहीं है इसके अंदर। दोस्तों ये लिमिटेड पार्टनरशिप होता है, ये थोड़ा स्पेशल है, इसको ध्यान से समझना। लिमिटेड पार्टनरशिप दोस्तों, ठीक है। तो इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। वेयर रेस्ट में हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी, बाकी की लिमिटेड लायबिलिटी होगी। सच पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ, किसी की डेथ हो जाए, कोई पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए तो बिजनेस बंद नहीं होगा, ठीक है ना। द लिमिटेड पार्टनर डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ मैनेजमेंट, ये सब लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दे एक्ट, किसी एक पार्टनर का काम दूसरे के ऊपर बाइंड नहीं होता है। इन सब बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपलसरी होता है, ठीक है। इनका अलग से कानून बनाया गया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। अलग टाइप के पार्टनरशिप बिजनेस भी होते हैं जिसमें एक आता है आपका लीगल पार्टनरशिप, एक आता है इलीगल पार्टनरशिप। अगर आप काम कर रहे हो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से तो आप लीगल हो, एंड अगर आप काम कर रहे हैं कानून के अगेंस्ट तो आप इलीगल बिजनेस के काम कर रहे हैं, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ पार्टनर, कितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं। पहला होता है एक्टिव पार्टनर, जिसका दूसरा नाम है वर्किंग पार्टनर। दोस्तों हर एक पार्टनर के खास काम होते हैं, ये वो पार्टनर होता है जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। इसकी खास काम क्या है कि ये बिजनेस के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, बिजनेस को चलाता है, ठीक है। दूसरा है सीपिंग पार्टनर, जिसका दूसरा नाम है डॉर्मेंट पार्टनर, ठीक है। दोस्तों इसकी खास काम क्या है कि ये पैसा भी कंट्रीब्यूट करता है, ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, ये इसका खास काम है। ये सोता रहता है, काम नहीं करता, ये पैसा लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, लायबिलिटी भी होगी अनलिमिटेड भैया, ठीक है। बस ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, इसको सीपिंग पार्टनर बोलते हैं। अब आते हैं सीक्रेट पार्टनर के ऊपर। सीक्रेट मतलब कि भैया बाहर की जनता को नहीं पता कि ये बिजनेस का पार्टनर है, ये पैसा कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के अंदर, पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, लेकिन इसका एसोसिएशन विद द पब्लिक फर्म टू अननोन टू जनरल पब्लिक, आम जनता को नहीं पता कि ये बिजनेस का पार्टनर होता है। नॉमिनल पार्टनर, जिसको हम लोग नाम मात्र का पार्टनर बोलते हैं दोस्तों, ये कौन होता है, डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस के अंदर, ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करता है, ये अपने बिजनेस में नाम देता है अपने बिजनेस को, मतलब बिजनेस को कहता है कि मेरा नाम इस्तेमाल कर लो एंड मेरे नाम की गुडविल इस्तेमाल कर लो बिजनेस को, जिससे फायदा होता है, ठीक है। जैसे शाहरुख खान ने बाईजूस को भैया अपना नाम दिया इस्तेमाल करने के लिए, एंड वो उसको प्रमोट भी करता है, ब्रांड एम्बेसडर आप समझ सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों पार्टनर बाय स्टॉपर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो पार्टनर बाय स्टॉपर क्या होता है भैया, इज वन हु, मतलब वो जो अपने वर्ड से, अपने कंडक्ट से दिखाता, अपने मुंह से बोलता है या फिर अपने कंडक्ट से दिखाता है
दूसरे लोगों को कि हम पार्टनर हैं बिजनेस के अंदर। मतलब जो पार्टनर होता नहीं है वो कहता है कि हम बिजनेस के पार्टनर हैं एंड अपने कंडक्ट से दिखाता है कि हम पार्टनर हैं अपने काम से, तो बन जाता है पार्टनर बाय स्टॉपेज। ये पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट के अंदर, ये प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं करता, इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, दोस्तों ये वो पार्टनर होता है, मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, वो मेरा पार्टनर नहीं है, बट मैं लोगों के सामने बोलता हूँ कि ये देखो मेरा पार्टनर है। उसको पता है मेरे दोस्त को कि वो मेरा पार्टनर नहीं है, लेकिन वो लोगों के सामने मना नहीं करता है, वो डिनाई नहीं करता है, ठीक है, सबके सामने वो इस बात को जानता है कि वो पार्टनर नहीं है, तो वो बन जाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं किया उसने, वो पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं करता, लेकिन लायबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड हो जाएगी। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये बस वो है जो प्रॉफिट में ही पार्टिसिपेट करता है। सब पार्टनर जो कि भैया पार्टनर अपने अंदर बनाता है। तो ये चार्ट है, ये आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ फायदा नहीं है। माइनर पार्टनर आपको पढ़ना नहीं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया यहाँ पे। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ठीक है दोस्तों। द वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, जो कि आपस में मिलकर काम करते हैं, जिनका पर्पस क्या होता है, कॉमन होता है, जो लोग मिलकर आपस में एक दूसरे के लिए काम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, लोग आपस में अपनी इच्छा से आके बिजनेस में ज्वाइन करते हैं। पर्सन जो कि ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर, जो मेंबर्स की भलाई के लिए काम करते हैं। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे मेंबर्स अपनी इच्छा से आगे बिजनेस में ज्वाइन करते हैं और सबकी भलाई के लिए। दे आर ड्राइवन बाय द नीड टू प्रोडक्ट, इनका मेन मकसद ये होता है कि ये लोगों को इकोनॉमिक इंटरेस्ट में फायदा पहुंचाने के लिए, आज के टाइम पे जो लोग मिडिल मैन, जो बीच के लोग हैं, जो जैसे होलसेल रिटेलर हो गए, वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लूटते हैं, तो उनसे बचाने के लिए इस टाइप को बिजनेस को बनाया गया है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड, इसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर, ठीक है ना। तो इसका रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इनफ एंड मोस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, इसको स्टार्ट करने के 10 एडल्ट मेंबर चाहिए, मतलब जो 18 साल से ऊपर हो, बस और कुछ नहीं। इसमें मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। इसमें पैसा जो होता है वो मेंबर देते हैं, या फिर आप शेयर डिबेंचर या फिर बैंक से लोन भी ले सकते हो, बैंक से आप लोन भी ले सकते हो। द सोसाइटी एक्वायर डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी, इसमें उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है और इनको रजिस्ट्रेशन करवाना भी क्या है, कंपल्सरी होता है, ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे मीनिंग देखो अलग से भी बताई गई है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, जो कि आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, जिनका पर्पस कॉमन होता है, मेंबर्स की भलाई के लिए मोटिव होता है, एंड ये इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। इनका काम होता है कि ये मिनिमाइज करें एक्सप्लॉयटेशन को, मिडिल मैन जिनका डिजायर है ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देख सकते हो, इसका फीचर देख रहे हो कि फॉर्मेशन गवर्न बाई इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इसमें बताया गया पूरा कानून। वॉलंटरी मेंबरशिप, भैया इसमें मेंबरशिप वॉलंटरी, अब चाहो 18 साल से ऊपर हो जाके इसके मेंबर बन सकते हो, ठीक है। मिनिमम 10 मेंबर, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लीगल स्टेटस नहीं होता इसके अंदर, मतलब होता है नहीं, मतलब कि इसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ओके, इस बात को ध्यान रखना। बिजनेस की अपनी खुद की पहचान होती है, मेंबर्स की अपनी खुद की पहचान होती है। रजिस्ट्रेशन इसके अंदर कंपल्सरी है, लायबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है, जितना पैसा दोगे लायबिलिटी उतने की होगी। कौन कंट्रोल करता है, जिसको आपने वोट देके चुना होगा, ठीक है। इनका मोटिव होता है सर्विस मोटिव, इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, प्रॉफिट कमाते हैं बट मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये लोग शेयर इशू करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, मेंबर्स देते हैं। इक्वल वोटिंग राइट है, एक पर्सन का एक वोट होता है। इसमें ओपन एंड यूनिवर्सल मेंबरशिप होती है, कोई भी आके मेंबर बन सकता है। इसमें कुछ फीचर और इसमें बोला गया ईच फॉर ऑल फॉर ईच। सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प, अपनी मदद करना दूसरों की मदद करके। ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। फाइनेंसिंग फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट, मतलब कि कभी कभी गवर्नमेंट भी इनको मदद करती है। अब दोस्तों इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे आ जाओ, पहला इक्वालिटिंग वोटिंग राइट, सबके पास में इक्वल वोटिंग राइट दोस्तों होता है यहाँ पे, ठीक है ना। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कॉन्टिन्यूटी स्टेबल, कोई आ जाए बिजनेस में दिक्कत नहीं होगी। इकोनॉमी, ये स्टेबल बिजनेस है, ये सस्ता भी है, तो गवर्नमेंट से मदद भी मिलता है। ईजी टू फॉर्म एंड ओपन मेंबरशिप है, कोई भी आगे मेंबर बन सकता है। लिमिटेशन क्या है, कितना भी करो इसमें रिसोर्स बहुत लिमिटेड रहता है। मैनेजमेंट इनका इनएफिशिएंट होता है, सीक्रेसी मेंटेन, कोई सीक्रेट बात होती ही नहीं इसके अंदर। गवर्नमेंट कभी कभी कंट्रोल करने लगती है नियम कायदे कानून से अपने। कभी कभी लोगों के मतभेद हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, और मोटिवेशन तो इस बिजनेस में होता ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो गया। इसके टाइप्स भी होते हैं कुछ, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। पहला कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब कुछ लोग अच्छा सामान खरीदने के लिए, क्वालिटी वाला सामान खरीदने के लिए
इस बिजनेस को फॉर्म करते हैं तो उसको कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। प्रोड्यूसर, जब प्रोड्यूसर छोटे छोटे बिजनेसमैन सामान को बेचने के लिए, अपने इनपुट को बेचने के लिए बनाते हैं सोसाइटी, तो इसको प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब प्रोड्यूसर सामान को बेचना चाहते हैं एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी की मदद से, तो उसको मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। फार्मर, जब फार्मर लोग बनाते हैं तो फार्मर बोलते हैं। क्रेडिट, जब आपस में बिजनेसमैन एक दूसरे को लोन देने के लिए बनाते हैं तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। एंड हाउसिंग, जब लोग भैया घर बनाने के लिए ये सोसाइटी बनाते हैं तो इसको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बोलते हैं। ये इसके टाइप हैं, ये आप नाम पढ़ के भी आप समझ सकते हो, ठीक है। ओके, अब दोस्तों आता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, ठीक है दोस्तों। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आज के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। कोई भी बिजनेस हुआ तो वो कंपनी के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो सेक्शन 3 कंपनी का जो सेक्शन 3 उसमें बताया गया है कि कंपनी अगर कोई भी है, अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एनी अदर प्रीवियस कोई लॉ, मतलब चाहे वो 1956 कानून हो चाहे 2013 कानून हो, तो जो भी उसके अंदर रजिस्टर्ड हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंपनी बोलते हैं। कंपनी होती क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, पर्सन जिसको बनाया गया है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की खुद की पहचान होती है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कभी मरती नहीं है, कंपनी कभी मरती नहीं है। एंड कॉमन सी, कंपनी का अपना खुद का साइन होता है, ठीक है ना। ओके, ये हो गया आपका, ठीक है। तो द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर सेक्शन 2 सेक्शन 220 ऑफ द एक्ट। कंपनी मीन्स कोई भी हो जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ हो, चाहे किसी भी कानून के अंदर, चाहे वो 1956 वाला ही क्यों ना हो, ठीक है। द शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, जिसके शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, कंपनी इसको चलाते हैं, ठीक है ना। इनको चूज कौन करता है, शेयर होल्डर। यूज बाई ओनर, बिजनेस के ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। कैपिटल कंपनी का जो होता है उसको डिवाइड किया गया छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ठीक है, जिसको आप आसानी से किसी और को बेच सकते हो, एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में आप नहीं बेच सकते, ठीक है। अब दोस्तों इसके फीचर क्या होते हैं, फीचर देखो, पहला ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको बनाया गया है, नेचुरल पर्सन नहीं है। सेपरेट आइडेंटिटी, इट हैव देयर ओन आइडेंटिटी, इसकी खुद की अपनी आइडेंटिटी होती है, बिजनेसमैन की खुद की होती है। मतलब अगर पूछ देगा लिखने के लिए तो बिजनेस हैव देयर ओन आइडेंटिटी एंड बिजनेसमैन हैव देयर ओन आइडेंटिटी। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है ये एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, इसने अपना रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास में, आरओसी के पास में। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी इज कंपनी की लाइफ क्या है, इनडेफिनिट लाइफ है, कंपनी की लाइफ क्या है, इनडेफिनिट लाइफ है, ठीक है ना। कॉमन सी, कंपनी का अपना खुद का साइन होता है, कंपनी का अपना खुद का साइन होता है। लिमिटेड लायबिलिटी, दोस्तों लायबिलिटी क्या होती है, मेंबर्स की लिमिटेड होती है, ठीक है। कंट्रोल कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। रिस्क बियरिंग शेयर होल्डर के हाथ में होता है, आप शेयर को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। और ऑडिट करवाना, कंपनी के खातों की जांच करवाना कंपल्सरी होता है इसके अंदर, ठीक है। अब मेरिट एंड डिमेरिट दोस्तों, लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड, तो ये फायदा है, आप अपने बिजनेस में शेयर को ट्रांसफर बेच सकते हो, कंपनी कभी मरती नहीं, बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। एंड इसमें मैनेजमेंट होता है प्रोफेशनल। कमी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत कठिन काम है, इतना आसान नहीं कि कंपनी खोल लोगे। सीकेसी इसमें मेंटेन नहीं हो पाती है, मार्केट में इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, यहाँ कोई किसी को जानता नहीं बट साथ में काम कर रहा। न्यूमेरियस, मतलब बहुत सारे कानून है, सबको कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग में डीए होता है, क्योंकि कौन लेगा डिसीजन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो वहां तक टाइम लगता है पहुंचने में बात को। मतलब कि कुछ लोग कोई कंपनी को चाहे तो भैया कुछ लोग चाहेंगे तो वो कंपनी को लूट भी सकते हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कभी कभी मतभेद हो जाता है कंपनी के अंदर। आज एग्जाम्पल आप देख ही रहे होगे कि भैया असनी ग्रोवर, आपने नाम सुना ही होगा, क्योंकि आज के बहुत ज़्यादा विवादों में घिरे हुए हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने टाइप्स की होती है, पहला होती है प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया गया कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, ये कंपनी का वो डॉक्यूमेंट है, ये कंपनी का वो डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, कंपनी को चलाने के नियम कायदे कानून इसमें लिखे होते हैं, ठीक है। इसके फीचर क्या होते हैं, पहला इसके अंदर आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो आपका शेयर है आप ही के पास में रहेगा। मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, इसको नाम के एंड में पीवीटी एटीटी लगाना पड़ता है। ये आम जनता को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर खरीदने के लिए। इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। कोलम, जब भी कंपनी की मीटिंग होगी कम से कम 2 लोगों को मीटिंग के अंदर फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसको प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। ओनरशिप जो होता है वो आपस में ही होता है, आसपास दोस्तों रिश्तेदारों में होता है। इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। नो रिस्ट्रिक्शन टू
मैनेजर रेम्युनरेशन, आप जिसको चाहे उतनी तनख्वाह दे सकते हो, कोई कंडीशन नहीं होती है। इनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब भी शेयर इशू होता है तो 90% वाली कंडीशन को पूरा करना जरूरत नहीं होता। इनको कंपनी में मेंबर का नाम लिखना जरूरत नहीं होता। एंड ये अपने डायरेक्टर को कितना भी लोन दे सकते हैं, उसके ऊपर भी कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है। अब पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी वो होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। इसमें मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। इसमें आप आसानी से शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो, आम जनता को शेयर इन्वाइट कर सकते हो। मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% वाली कंडीशन को पूरा करना पड़ता है। जब भी शेयर इशू करोगे ना तो 90% शेयर आना ही चाहिए। कोई कम से कम 5 मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। मैनेजर रेम्युनरेशन, आप जितना भी देना है दो, लेकिन वो आपके नेट प्रॉफिट से 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड मेंबर कितने हैं सबका नाम पता लिखा होना चाहिए। शेयर को आसानी से बेच सकते हो, नाम के अंत में लिमिटेड वर्ड यूज़ करोगे, और प्रॉस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी होता है। ठीक है। अब आपका 1 पर्सन कंपनी क्या होता है जो आपके सिलेबस में है। तो 1 पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर एक ही पर्सन एज अ मेंबर होता है। एंड 1 पर्सन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी का एक्सेप्शन है कि मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, बट 1 पर्सन कंपनी के अंदर एक ही मेंबर होता है। तो ये एक्सेप्शन है, ये आप याद करिए ना कि ये एक एक्सेप्शन बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इन इंडिया ईयर 2005 जे यानी कमेटी ने बोला था कि ओपीसी जैसी कंपनी को बनाना चाहिए। दोस्तों इसमें फीचर क्या क्या है। ओनली नेचुरल पर्सन, कोई भी नेचुरल पर्सन है जो कि इंडिया का सिटीजन है एंड रेसिडेंट भी है। सिटीजन मतलब भारतीय नागरिक, रेसिडेंट मतलब कि पिछले साल 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में होना चाहिए। और इंडियन सिटीजन मतलब कि इंडिया में पैदा हुआ हो, इंडिया की नागरिकता उसके पास में हो। रेसिडेंट मतलब कि पिछले साल इंडिया में 182 या से ज़्यादा दिन इंडिया में होना चाहिए। तो वही केवल एक ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। नो पर्सन शाय बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी, एक इंसान एक ही 1 पर्सन कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 कंपनी, आप चाहो तो नॉमिनी एक से ज़्यादा कंपनी में बन सकते हो। नो माइनर बिकम मेंबर और नॉमिनी इन दी ओपीसी, भैया माइनर मेंबर नहीं बन सकता, ना ही स्टार्ट कर सकता है। ओपीसी आप सेक्शन 8 की कंपनी को स्टार्ट करने नहीं बना सकते। सेक्शन 8 की कंपनी जो होती है वो आप कह सकते हो कि एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस की होती है। तो आप एनजीओ के ये बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। ये आप कोई भी बैंकिंग वाला काम नहीं कर सकते। ठीक है। नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट, ये अपने आप को किसी भी अलग टाइप की कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती 2 साल तक, जब से ये इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब आज आपने 1 पर्सन कंपनी बनाई तो आप 2 साल तक अपने आप को किसी अदर फॉर्म में, प्राइवेट या फिर पब्लिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो 2 साल तक। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल किसी लिमिट के बाहर गया, मतलब कि 50 लाख रुपीज, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर गया एंड आपका एवरेज टर्नओवर, ठीक है ना, 2 करोड़, ठीक है ना, से ऊपर गया, तो आप चाहो तो अपने कंपनी को किसी फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो। आपको नाम के क्या बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी ओपीसी इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है ना। ओके, ब्रैकेट में सपोज कि XYZ ऐसे ब्रैकेट में ओपीसी लिखा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पूरा उसके बारे में। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है ये चार्ट। ये चार्ट आपको याद करना है, क्योंकि आप ये चार्ट आप आराम से देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो ये चार्ट आपका डिफरेंस बिटवीन है, तो ये आपका सेकंड यूनिट पूरा खत्म हो गया। ये देखो चार्ट है, आप पूरे चार्ट को याद करिए ना, ये आपका पूरा टाइप का बिजनेस मतलब पूरा यूनिट खत्म हो गया। ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी मिलेंगे। अपने सेमेस्टर को अच्छे से दो, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।